नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल एंड टू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर सीरीज ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री. In this lecture particularly we are going to talk about India's preamble. Wait, did I said India's preamble or did I said world history? Let me elaborate it for you. Today we will be going to talk about three very crucial and important words of India's preamble, that is liberty, equality and fraternity. हम सब जानते हैं कि तीनों शब्द हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए. तो दोस्तों आज हम एक ऐसी क्रांति के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसने पूरे विश्व को यह बताया कि एज अ ह्यूमन आपको कौन कौन सी फ्रीडम, कौन कौन से राइट्स मिलने चाहिए. हम आज एक ऐसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे जो हमें बताएगा कि क्लास स्ट्रगल क्या होती है. हम आज एक ऐसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे जो इतनी अमेजिंग स्टोरी है जिसमें हम बार बार देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर एक मोनार्क बैठता है, एक सत्ता हासिल करता है, जनता पे जुल्म करता है, जनता उसको हटाती है, एक मोनार्क आके फिर बैठ जाता है, जनता उसको फिर हटाती है और फाइनली एक संविधान प्रेजेंट करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, फिर से एक मोनार्क आके उसको हटा के अपनी एक नई सीट ले लेता है. इन सब मुद्दों पे बात करेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट तक बात करेंगे, यहाँ पे नेशनल असेंबली, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नेशनल कन्वेंशन, यहाँ पे जो डायरेक्टरी रूल है इस पे बात करेंगे, यहाँ पे जो लुई जो बोर्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके बारे में बात पढ़ेंगे. मगर सबसे पहले वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सी चीजें जानने को मिलेगी. और सबसे पहले मैं कुछ बेसिक फैक्ट बताऊं ताकि आपको चीज पूरी समझने में बहुत मजा आए. देखो दोस्त, पहले लुई 16 जहां से हम अपनी कमारी कहानी की शुरुआत करेंगे, ये हमारे लुई, आपके लुई, सबके लुई, फ्रांस के लुई, यहां से हम डिस्कशन करेंगे. लुई 16 हेरिडिटरी पोजीशन है ना, इसलिए लुई 16th मेंबर थे ये इस पदवी को, इस पोजीशन को ग्रैब करने वाले. और बोर्बन फैमिली से कोई भी बोर्बन बिस्किट नहीं सोचेगा, बोर्बन फैमिली से ये बिलोंग करते थे. लुई 16 1774 में ये अपनी सत्ता हासिल करते हैं अपने पिताजी से. लुई 16 ध्यान रखेंगे हम. अब लुई 16 जब आते हैं तो कुछ कंडीशंस जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए. लुई 16 जब आते हैं तो ही फाउंड द ट्रेजर एम्प्टी, वो अपने खजाने को खत्म पाते हैं. देखेंगे क्यों. उससे पहले एक आपको और छोटी सी इनके बारे में चीज बता दूं कि इनकी शादी होती है, ही मैरिड ऑस्ट्रेलियन नहीं, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस. ठीक है, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से इनकी शादी होती है. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये भागेंगे मैं आपको दिखाऊंगा तो ये ऑस्ट्रिया ही भागते हैं. ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है. तो चलो, लुई 16 की शादी हो जाती है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से और जब ये सत्ता लेते हैं अपने पिताजी से तो ही फाइंड हिज ट्रेजर टोटली एम्प्टी. ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पिताजी ने फाइट वेज करी होती है, वॉर करी होती है बहुत सारी अलग अलग जगह. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके पिताजी ने मदद करी होती है अमेरिका की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए फ्रॉम ब्रिटेन. ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ठीक है, 13 कॉलोनीज को अमेरिका की इंडिपेंडेंस करवाने में ये हेल्प करते हैं अगेंस्ट ब्रिटेन. अब ब्रिटेन से इन्होंने क्यों मदद करी? देखो दोस्त, हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा एक चीज बताता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर किसी की मदद कर रहा है, डिप्लोमेसी के लेवल पे बात कर रहे, ठीक है, फ्रेंड्स की बात नहीं चल रही है, डिप्लोमेटिक लेवल पे अगर कोई देश किसी देश की मदद कर रहा है, कोई मोनार्क किसी मोनार्क की मदद कर रहा है, कोई किंग किसी किंग की मदद कर रहा है, तो देयर मस्ट बी सम फैक्टर विच इज बेनिफिटिंग हिम और हर. ध्यान रखना, यहां पे भी एक फैक्टर था कि ब्रिटेन से उनको बदला लेना था अपनी पुरानी हार का. वो आपका मुद्दा नहीं है समझने का, मगर सिर्फ जान लो कि यहां पे इनका भी कुछ मकसद था और सिर्फ उस द्वेष में अमेरिका को उन्होंने इंडिपेंडेंस दिलवाई फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ब्रिटेन और अपना पूरा ट्रेजर, अपना पूरा खजाना खाली कर दिया और अपने बच्चे लुई 16 को दे दिया कि जाओ अब संभालो सत्ता. चलिए ठीक है, सत्ता संभाल लेते हैं. अगर आप राजा हो किसी भी देश के तो आपको अगर पैसा चाहिए खजाने में, क्योंकि हमारे कौटिल्य जी ने बोला है, हमारे कौटिल्य, उन्होंने ये बोला है कि फिनेंशियल पार्ट जो होता है किसी भी सत्ता का वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, इसीलिए तो फिनांस मिनिस्ट्री जो है हमारे यहां आज भी वो कितनी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो दोस्तों जो फाइनेंस पार्ट था वो कैसे भरोगे? अगर आप राजा होते तो आप नीचे टैक्स लगा दोगे अपने लोगों पे, क्या आज से सबको टैक्स भरना है, खजाना भर जाएगा. हम आज भी क्या करते हैं, मान लो जैसे कोरोना वायरस आया, हमारी सरकार को लगा कि पैसा चाहिए, क्या कर सकते हैं, वेल्थ टैक्स लगा दो, अंबानी जी पैसा दे देंगे बहुत सारा. ऐसी बहुत सारी तरकीबें हैं.
टैक्स ब्रैकेट बढ़ा सकते हैं, बहुत सी चीजें कर सकते हैं। तो यहां पे हमको यह समझना पड़ेगा कि ये टैक्स कौन देगा, ठीक है। तो इस टैक्स को समझने के लिए हमको यहां का पॉलिटिकल सिस्टम समझना पड़ेगा कि टैक्स कौन भरता था। तो चलिए मैं आपको वो समझाता हूं। यहां पे 3 एस्टेट होती थी, 3 एस्टेट, स्टेट नहीं बोल रहा हूं, एस्टेट, ई आ रहा है आगे। सबसे पहली, सबसे अपर मोस्ट पोजीशन में आते थे क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब होता है जो चर्च के प्रीस्ट, फादर, पोप, ये सब लोग रहते हैं। ये बहुत ही कम पॉपुलेशन में थे फ्रांस में, मियरली 1 लाख। कितने थे? 1 लाख। मगर देखो ये कितने लालची लोग हुआ होते होंगे जो ग्रैब करके रखते थे अपने पास 10% लैंड, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी रिलीजन पॉलिटिक्स में एंटर करता है तो वो ऐसी बर्बादी लेके आता है, देखेंगे हम कैसे। अब ये चर्च के लोग 10% लैंड अपने पास रख लेते थे और इनकी पॉपुलेशन कितनी थी? 1 लाख। फिर आता है सेकंड एस्टेट, इनके नीचे नोबल लोग, जिसको हम नोबिलिटी बोलते हैं। सेकंड एस्टेट में नोबल लोग, इनकी पॉपुलेशन थी 4 लाख और ये लैंड ग्रैब करते थे 25%। देख रहे हो आप कितनी ज्यादा जो लैंड होल्डिंग है इन दो ग्रुप ने, जो इतने से मुट्ठी भर लोग थे, पूरी लोग जो लैंड है वो होल्ड इन लोगों ने कर रखी है। अब इनके बारे में और एक अमेजिंग चीज सुनो कि ये दोनों ही ग्रुप जो है वो कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे। मतलब कि जो लुई 16 साहब आए थे हमारे, उनको अगर खजाना भरना था तो ये दोनों लोगों से तो पैसा ही नहीं ले सकते थे। अब क्या करें? फिर आपको ये जानना होगा ना कि टैक्स भरता कौन था। फिर ये थर्ड एस्टेट, इस थर्ड एस्टेट में आती थी मैक्सिमम पॉपुलेशन, मोर देन 95% पॉपुलेशन बिलोंग टू दिस थर्ड एस्टेट एंड दैट पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली 2.7 करोड़ इन नंबर्स, 2.7 करोड़। अब इस थर्ड एस्टेट में कौन से लोग आते थे? यहां पे ट्रेडर्स आते थे, बिजनेसमैन आते थे, फार्मर्स, आर्टिसन, ट्रेडर्स एक्सेट्रा। इस थर्ड एस्टेट को ही पूरा टैक्स भरना पड़ता था। तो अब अगर हमारे राजा को टैक्स लगाना है तो उनको इन लोगों से पैसा लेना पड़ेगा, पहली चीज। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे वोटिंग सिस्टम कैसा चलता था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझो। फर्स्ट एस्टेट को जो मुट्ठी भर 1 लाख लोग थे, इनको वोटिंग राइट दिए हुए थे 300 यूनिट के हिसाब से, देख लो, ठीक है। अगर ऐसे समझ में आ रहा है 300 यूनिट। 4 लाख लोग जो नोबिलिटी के थे, नोबल लोग, इनको दिया हुआ था कितना? अगेन 300 यूनिट। अब जो 2.7 करोड़ लोग थे, कितने? 2.7 करोड़, इनको सिर्फ 600 यूनिट दी हुई थी। डिफरेंस देखो, ये मत देखो कि 300 से 600 ज्यादा तो है, नहीं। 4 लाख के पास 300 है तो 2.7 करोड़ के पास सिर्फ 600 है। आपको बात समझ में आ रही है? इनके वोटिंग की वैल्यू कितनी कम रखी हुई है, जबकि सबसे ज्यादा टैक्स ये लोग पे कर रहे हैं, देश ये चला रहे हैं, मगर इनकी वैल्यू क्या है वोट की? कुछ भी नहीं। वोट की वैल्यू ना होना मतलब कि इनकी सेइंग नहीं है, ठीक है। कोई भी डिसीजन को ये इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। टोटल पावर किसके पास है? नोबिलिटी और क्लर्जी, पोप, फादर्स के पास। जो लोग टैक्स ही नहीं दे रहे, आपको लगता है कभी भी वो सही पॉलिसी बना पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। यही प्रॉब्लम होती है। अब दोस्तों क्या होता है, प्रॉब्लम और ज्यादा संगीन हो जाती है जब आप एक फिगर पढ़ लोगे कि 1715 से लेकर 1785 तक जो फ्रांस की पॉपुलेशन है, इट ओवरग्रू, द पॉपुलेशन ग्रू बाय 23 मिलियन, 23 मिलियन लोग इसमें और ऐड हो गए, और प्रॉब्लम बढ़ने लगी। अब क्या हुआ कि लुई 16 जैसा मैंने बताया खजाना खाली पाया, अब पैसा तो चाहिए। अब पैसा चाहिए, नया टैक्स लगाने के लिए एक यहां पे कंडीशन थी कि अगर आप कोई भी नया टैक्स सुपर इंपोज करोगे तो आपको मीटिंग बुलवानी पड़ेगी। एस्टेट जिसके हम पढ़ रहे हैं ना, ये सारे लोग आके बैठेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसकी मीटिंग बुलवाना पड़ेगी। तो इन्होंने बोला ठीक है, बुलवाते हैं मीटिंग। अब क्या होता है कि हमारे लुई 16 साहब बुलवा लेते हैं एक मीटिंग। इस मीटिंग में हो जाता है डेडलॉक। कैसे डेडलॉक हो जाता है? वोटिंग राइट्स को लेके। अब ये वाले जो लोग हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, यहां पे भी बहुत सारे लोग हैं ना पढ़े लिखे। अब ये जो लोग थे पढ़े लिखे, इन्होंने एक चीज प्रेजेंट करी कि आज से ऐसा सिस्टम चलेगा, तभी हम इसमें मानेंगे। क्या करी देखते हैं। इन्होंने ये बोला, अभी तक क्या सिस्टम करते हो आप कि ये जो 300 वोट है इसकी 1 यूनिट दे देते हो, ये जो 300 है इसको 1 यूनिट दे देते हो, और जो ये 600 है इसको भी 1 यूनिट दे देते हो।
मतलब अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए ऊपर के लोग तो इनके पास 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब आपको समझ में आया, इनकी कोई सेइंग ही नहीं है, सिर्फ ये दोनों लोग मिलकर भी डिसीजन ले सकते हैं। वो तो इन लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए ये मीटिंग बुलवानी पड़ती थी, और वो भी लास्ट 175 साल में बुलवाई नहीं इन्होंने, जिसको ओल्ड रिजीम बोलते थे। तो खैर, अब क्या हुआ, डेडलॉक हो गया वोटिंग राइट्स पे, क्योंकि ये लोग अड़ गए कि आप ऐसा मत करो, 1-1-1-1 वोट मत दो, हर वोट की एक वैल्यू दे दो। अब अगर हर वोट की एक वैल्यू दे देते तो इनकी वैल्यू बढ़ जाती, और फिर ये जो अपने डिसीजंस हैं वो अपनी तरीके से करवा पाते। साथ ही साथ यहां पे ये लोग पढ़े लिखे तो थे जो ये चीज समझ गए। इसमें जो सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ा किसी भी क्रांति में जो योगदान रहता है वो रहता है इंटेलेक्चुअल क्लास का। देखो दोस्त, कोई भी रिवॉल्यूशन को आप कुछ पैरामीटर्स में बांट सकते हो, जैसे हर रिवॉल्यूशन के कुछ सोशल पैरामीटर्स होते हैं, सोशल कॉजेज होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, इकोनॉमिक, जैसे मैंने अभी आपको पॉलिटिकल कॉज बताया, ठीक है, इनके साथ कैसी जाती हो रही थी। इकोनॉमिक क्या बताया, पॉपुलेशन बढ़ गई, इनके पास खाने को नहीं था, अच्छी नौकरियां नहीं थी, ये इकोनॉमिक हो गए, ठीक है। इस तरीके से सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉजेज होते हैं। और एक और कॉज होता है, वो होता है इंटेलेक्चुअल लोगों की जो भागीदारी होती है किसी भी क्रांति को लाने में, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, हमेशा याद रखना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी ऐसे बहुत से थिंकर्स, ऐसे बहुत से फिलोसोफर्स उभर के आते हैं जो रैशनल थिंकिंग और एनलाइटनमेंट की तरफ लोगों को ले जाते हैं। हमारे यहां भी जब सोशल रिलीजियस मूवमेंट आते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हो, राजा राम मोहन रॉय जी हो, ये सब क्या करते हैं, रैशनल थिंकिंग, एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाते हैं लोगों को, सही सोचो दोस्त, साइंटिफिक सोचो, ठीक है। यहां पे ये लोग क्या समझाते हैं, यहां पे ये लोग इनको बताते हैं कि आप अपनी पॉलिटी, अपनी गवर्नेंस को कैसे रिफॉर्म कर सकते हो। देखते हैं कैसे। जॉन लॉक जो है एक बहुत बड़े थिंकर, बहुत बड़े फिलोसोफर, ये देते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की। ये क्वेश्चन करते हैं कि मोनार्की को एब्सोल्यूट राइट का हक क्या है। फिर रूसो करके आते हैं, ये पीपल सॉवरेनिटी की बात करते हैं, लोगों की आजादी की बात करते हैं। मॉन्टेस्क्यू, इमैनुअल कांट, मॉन्टेस्क्यू बोलते हैं कि चर्च और स्टेट को अलग होना चाहिए, जो कि वाकई में होना भी चाहिए। वोल्टेयर आते हैं जो कि स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम पे बात करते हैं, जो आज हमारे यहाँ पे हमने आर्टिकल 19 में दिया ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये उसकी बात करते हैं। उस जमाने में 18th सेंचुरी, समझ में आ रही है आपको बात, इतनी बड़ी बड़ी बातें ये इंटेलेक्चुअल क्लास उस टाइम पे करते हैं जिसका इंपॉर्टेंस हम आज तक फील कर रहे हैं। तो यहां पे ये लोग बात बोलते हैं, थर्ड एस्टेट वाले लोग सुनते हैं, इनको समझ में आती है, हाँ यार ये लोग तो सही बोल रहे हैं, ये चीज तो हमारे पास है ही नहीं, ये क्यों नहीं दे रहे हैं हमको, पैसा भी हम भर रहे हैं, इन लोगों को पाल भी हम रहे हैं, उसके बाद भी हमारे पास पावर ही नहीं। अब बोलते हैं ये लोग ऐसा नहीं होगा, ये लोग जाते हैं मीटिंग में और बोलते हैं कि जो वोटिंग राइट्स है उसको या तो ऐसा करो, और ऑब्वियसली बात है कौन अपनी पावर देना चाहेगा, दोनों एस्टेट मना कर देते हैं कि रहने दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब क्या होता है कि वोटिंग राइट पे आ जाता है डेडलॉक, ठीक है। और अब इसी के साथ साथ जो एस्टेट जनरल की अभी जो मीटिंग होती है, सबसे पहले ध्यान रखना कि लेजिस्लेचर जो है, ठीक है, इट रिक्वायर वोट एंड सो कॉल्ड एस्टेट जनरल टू इंपोज न्यू टैक्सेस, जो मैंने आपको बताया था, लिख भी दिया है कि नए टैक्स इंपोज करने के लिए एस्टेट जनरल को जो है वो मीटिंग बुलवानी पड़ती है और वोट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो क्या होता है दोस्त, वहां पे एक बहुत अच्छा सीन होता है जिसको टेनिस कोर्ट, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बहुत जगह आप पढ़ोगे, टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट में क्या होता है, थर्ड एस्टेट के जो लोग होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। देखो वोटिंग राइट्स पे तो डेडलॉक हो ही जाता है, वो बाहर चले जाते हैं उठ के, है ना। और बैठे कैसे रहते हैं, एक साइड क्या होता है कि ये 300 लोग बैठे रहते हैं फर्स्ट एस्टेट के, दूसरी अपोजिट साइड सेकंड एस्टेट के, और थर्ड एस्टेट के जो लोग रहते हैं इनको बोलते हैं आप खड़े रहो, ठीक है, तीसरी साइड। अब डेडलॉक होता है वोटिंग राइट पे, तो जो थर्ड एस्टेट है ये बाहर उठ के चले जाते हैं कि ठीक है हमको करना ही नहीं वोटिंग, तो चलिए ठीक है। अब बाहर जो है वो बहुत से लोग रहते हैं प्रेजेंट थर्ड एस्टेट के, ठीक है, क्योंकि ये 600 तो रिप्रेजेंटेटिव थे ना जो अंदर थे, तो बाकी लोग बाहर खड़े हुए थे। तो चलिए अब क्या होता है, ये थर्ड एस्टेट होती है ये बाहर निकल के उस टेनिस कोर्ट में एक बहुत बड़ा कर देती है ऐलान, ये बोल देती है कि हम आज से हैं नेशनल असेंबली। क्या बोला मैंने, हम आज से क्या है, नेशनल असेंबली। और दोस्त जो मैं आपको नेशनल असेंबली जो कि इस टेनिस कोर्ट में हुई थी, जिसमें थर्ड एस्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर लिया, ये रहा आपके सामने टेनिस कोर्ट, जैसा आप देख पा रहे हो कि एक व्यक्ति जो है वो शपथ दिलवा रहा है और बाकी लोगों के जो हाथ हैं
वो आप देख सकते हो कि किस तरीके से खड़े हुए हैं। अब दोस्तों आपको एक चीज और जो ध्यान रखनी है कि इसके बाद नियर अबाउट इन जून में क्या होता है, 1-2 महीने में, कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उन पे अटैक होना चालू हो जाता है। बेसिकली ये फ्यूडल लॉर्ड्स पे क्यों अटैक होता है, ये फ्यूडलिज्म पे इनफैक्ट पूरा अटैक होता है। देखो वापस से लेके चलता हूं, अभी तक हमने क्या देखा, किस तरीके का रूल चल रहा था, एस्टेट जनरल का रूल चल रहा था। देखा हमने कैसे 3 एस्टेट मिलके जो है वो रूल कर रही थी और थर्ड एस्टेट को इसमें कोई भी पावर नहीं दी थी। हमने देखा कि यहां पे जो नोबल क्लास है ये फ्यूडलिज्म का पार्ट था। कैसे, ये लोग इनसे जो राजा लोग रहते थे, क्योंकि बिग लैंडलॉर्ड्स रहते थे, ये राजा लोगों से जमीन ले लेते थे और फाइनली किसको प्रिजनर और स्लेव बना लेते थे, ये थर्ड एस्टेट के लोगों को। तो यहां पे ऐसे फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब नोबल लोग, जैसा आप समझ सकते हो, इन फ्यूडल लॉर्ड्स पे अटैक करना चालू कर दिया। जैसे इनसे जो लोन लिया हुआ रहता था, पैसे लिए हुए रहते थे, उनके कागजात जलाने चालू कर दिए, उनको लूट के, इस तरीके की हरकत। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नलीफाई हो चुका था, राइट्स की सिचुएशन जो है वो आ चुकी थी। अब दोस्तों अगर आप अगेन राजा हो, ठीक है, अपने देश में अगर आप देख रहे हो कि इस टाइप की सिचुएशन हो रही है, तो आप क्या करोगे, आप आर्मी को बुलाओगे, ठीक है। राजा ने ऐसे ही किया, लुई कॉल्ड द आर्मी। अब जैसे ही इन्होंने आर्मी को बुलाया तो क्या हुआ दोस्तों, लोगों का जो गुस्सा था वो फूट गया। देखो यहां पे हमने एक चीज छोड़ दी, उसको एक चीज और हमको पढ़ना पड़ेगी कि थर्ड एस्टेट ने जब नेशनल असेंबली, जिस टेनिस कोर्ट पे मैं अभी आपको दिखा रहा था, यहां पे कुछ लोअर क्लर्जी, मतलब कि जैसे एक तो पोप, बहुत बड़े बड़े फादर्स होते हैं ना, इनके नीचे जो लोग रहते हैं, लोअर क्लर्जी ने भी नेशनल असेंबली ज्वाइन कर ली थी। ये भी आप ध्यान रखना। तो होता क्या है दोस्तों, इनका कॉन्फिडेंस जो है आप समझ सकते हो कितना बूस्टअप हो गया होगा। अब इनके कॉन्फिडेंस के कारण क्या हुआ, इनको एक बेस्टिली फोर्ट, जिसको फोर्ट ऑफ बेस्टिली बोलते हैं, ये बेसिकली फोर्ट, यहां पे प्रिजनर्स को रखा जाता था, इट वाज यूज्ड एज प्रिजन, यहां पे लोगों को बंधक बनाया जाता था। अब क्या हुआ, आर्मी को बुलाया तो ये लोग घुस गए फोर्ट ऑफ बेस्टिली में। फोर्ट ऑफ बेस्टिली में ये लोग क्यों घुसे, ताकि इस उम्मीद में कि वहां पे इनको आर्म्स एंड एम्यूनिशंस मिल जाएंगे। हालांकि जब ये लोग वहां पे घुसे तो उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशंस तो मिले नहीं, मगर उन्होंने क्या करा, इस फोर्ट ऑफ बेस्टिली को अपना गुस्सा दिखाते हुए उसकी एक एक ईंट तक तोड़ दी। और ऐसा बोला जाता है कि हर ईंट उन्होंने मार्केट में बेच दी, ऐसा दिखाने के लिए कि देखो हमने इनको धराशायी कर दिया। तो फोर्ट ऑफ बेस्टिली 14 जुलाई 1789 एक बहुत ही फेमस इवेंट है ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि हमें डेट के साथ में याद होना चाहिए। और अब जो ईटो वाला मैंने आपको चीज बताई है, इवेंट, ये आप कभी नहीं भूलोगे। इसी के साथ साथ क्या होता है, नेशनल असेंबली जो होती है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेम वैसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो हमारे यहां पे बनी थी और जिसने फिर हमको कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया था। तो यहां पे क्यों बनी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। जैसा मैंने आपको बताया था, ये नेशनल असेंबली क्या बनाएगी 1791 में, कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो अब प्रोसेस चालू हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन बनने की। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पहले पहले ये लोग कुछ चीजें करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। नेशनल असेंबली 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन लाएगी, मगर उसके पहले ही ये लोग कुछ चीजें, अपना डिक्लेरेशन निकाल देते हैं, एक पेपर। उस पेपर में क्या बताते हैं मैं बताता हूं। ये बोलते हैं कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जो है, ये 3 शब्द हमारे संविधान में मेंशन होंगे। फिर ये बोलते हैं कि मैन जो है आर बॉर्न इक्वल, हर व्यक्ति इक्वल बॉर्न हुआ है, इस तरीके की कोई भी एस्टेट बचपन से वो नहीं लेगा। इसी के साथ साथ हर किसी को इक्वल राइट्स मिलेंगे। ये सब ये डिक्लेरेशन में बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, यहां पे जैसा मैंने आपको बताया कि फ्यूडलिज्म को अबॉलिश कर दिया जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया था नोबल वाला, कि आप लैंड लेके हमको स्लेव बना ले, तो ऐसा नहीं होगा, फ्यूडलिज्म खत्म कर देते हैं। अब लॉर्ड्स जो हैं, जो ये नोबल लोग हैं, बिग लैंड लॉर्ड्स, ये लॉर्ड्स और जो चर्चेस हैं, जो अभी तक टैक्स पे नहीं करते थे, इनको भी अब टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा बोल दिया गया। साथ ही क्लर्जी गॉट रिड्यूस, जो ये क्लर्जी, जो ये पोप फादर्स थे, इनको कुछ पोस्ट देके गवर्नमेंट ऑफिसेस में इनको वहां से हटा दिया गया, इनकी पोस्ट रिड्यूस कर दी गई यहां से, ठीक है। जो ये फ्री में काम कर रहे थे, इनको बोला नहीं, आपको काम करना पड़ेगा। इस तरीके की चीजें होती हैं। और अब हम आते हैं हमारे थर्ड फेज पे, या फिर आप फोर्थ भी समझ सकते हो, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ध्यान से देखो,
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब अभी भी राजा को लोग मार नहीं रहे, राजा को लोग बोल रहे हैं कि ठीक है आप रहो, मगर आप पे हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं। ध्यान से समझना, हम क्या पढ़ चुके हैं अभी तक। हमने देखा सबसे पहले कैसे पहले एक मोनार्क जो है वो इन 3 एस्टेट जनरल का फायदा उठा के इन दोनों को अपने साथ रख के रूल कर रहा था, मतलब कि एस्टेट जनरल रूल कर रहा था। फिर हमने देखा कैसे इंटेलेक्चुअल क्लास आता है, थर्ड एस्टेट को बातें समझ में आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, और फाइनली क्रिएशन होता है टेनिस कोर्ट में आफ्टर द डेडलॉक ऑफ वोटिंग राइट्स, नेशनल असेंबली। फिर रूल चालू होता है नेशनल असेंबली का, जो कि कुछ डिक्लेरेशंस लेके आती है जिसमें इक्वल राइट्स देने की बात की जाती है। इस नेशनल असेंबली के बाद रूल चालू होता है नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो बनाएगी संविधान, जो बन के आता है 1791 में। इसके थ्रू बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस 1791 के ड्राफ्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में बोला जाता है कि सिर्फ वही लोग वोट कर पाएंगे जो टैक्स देते हैं। टैक्स पेयर्स कैन ओनली वोट। ध्यान से देखो, टैक्स पेयर्स कैन ओनली वोट मतलब यहां पे आपने सबसे गरीब तबका जो है, क्योंकि वो तो टैक्स देता नहीं होगा, उसको आपने फिर छोड़ दिया, उसकी आवाज फिर से अनसुनी रह गई। ठीक है, तो ये यहां तक बात करते हैं। और एक पॉइंट जो हमको याद रखना है, जो हमारे लिए गर्व की बात है, कि देखो ये इतने डेवलप्ड होने के बाद भी इन्होंने वुमन को कोई राइट नहीं दिए। There were no rights given to the women. In fact, the America also has not given the rights to the women. India was the first country to give right to women. ठीक है, right to vote to women. Not the first. they मतलब इन्होंने दे दिया था। मैं बता रहा हूं आपको, एक्चुअली मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। सीताराम येचुरी जी when once Obama came to India, तो ऐसी डिनर चल रही थी, तो डिनर टेबल पे सीताराम येचुरी जी ओबामा जी के कान में जाके बोलते हैं उनकी स्पीच के बाद में, क्योंकि स्पीच में कुछ ऐसा फर्स्ट राइट टू वोट हमने दिया ऐसा करके कुछ बोल रहे थे। तो सीताराम येचुरी जी ओबामा जी को बोलते हैं कि वुमेन को पहला राइट आपसे भी पहले हमने दिया था। ठीक है, तो ये एक चेरिश करने की बात है। यहाँ पे इस समय तक वुमेन को इन लोगों ने राइट्स नहीं दिए, मगर हमने जब वोटिंग राइट्स दिए थे तो हमने सबको इक्वली दिए थे एक बार में। तो ये हमारे लिए एक चेरिश करने की बात है। अब दोस्तों क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बेसिकली कैसे काम करेगी, नेशनल असेंबली जो है वो इन पे चेक रखेगी। ठीक है, और अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में भी कुछ लोग इसके प्रो में थे कि किंग या जो मोनार्क है उसको वीटो पावर देनी चाहिए। कोई बोलता था नहीं, नेशनल असेंबली के पास वीटो पावर होनी चाहिए। अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे। अब दोस्तों ध्यान रखना, इस पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रांस का एक बहुत अच्छा कल्चर था। वो कल्चर ऐसा था कि लोग वहां पे डिस्कशन करते थे, सैलून्स में जाके, ऐसी बहुत सारी जगह थी जहां पे डिस्कशंस होते थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज के, गवर्नमेंट की वर्किंग के। अब क्या होता है कि इन्हीं डिस्कशंस के बीच में बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स निकल के आते हैं, क्योंकि देखो पॉलिटिकल अपील तो चल ही रही है। बहुत से केसेस जो हैं अलग अलग लोग उसको परसीव कर रहे थे कि यार गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो पॉलिटिकल ग्रुप्स बनने लगे। इसमें जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स थे वो था जैकोबिन और गिरोंडिन्स। गिरोंडिन्स को भी याद रखो तो ठीक है। जैकोबिन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले टाइम में सत्ता लेने वाला है। जैकोबिन क्लब का जो हेड था उसका नाम था रॉबस्पियरी। क्या था? रॉबस्पियरी। अब देखो ये पॉलिटिकल ग्रुप जो है ये इमर्ज होता है। इस पॉलिटिकल ग्रुप की खूबी क्या थी मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बताऊंगा कि किस टाइप के कपड़े पहनते थे, ये फुल पैंट पहनते थे। और जो नोबल लोग रहते हैं वो जनरली नी तक कैपरी, जिसको आप समझते हो ना, वो पहनते थे। तो कैपरी में जो दिखे वो नोबल, और जो पूरी पैंट पहने, क्योंकि पैंट सस्ती आती थी, तो वो गरीब लोग, ऐसा समझते थे वहां पे लोग। तो क्या हुआ कि ये लोग जो गरीब थे, और जैसा मैंने बताया टैक्स जो भरता है वही वोट कर पाएगा, तो इन गरीब लोगों की आवाज तो अभी भी अनसुनी रह गई। तो ऐसे लोगों ने ये पॉलिटिकल ग्रुप बनाया जैकोबिन, जिसका हेड कर रहा था रॉबस्पियरी। ठीक है, और इनका ये क्लेम था कि पावर अभी भी किसके पास है? अपर मिडिल क्लास के पास, हमारे पास कुछ भी नहीं, जो कि बात सही भी थी। फिर क्या होता है दोस्तों कि ये पॉलिटिकल ग्रुप बनता है जो कि बहुत एक्सट्रीमिस्ट तरीके से काम करना चाहता है, मगर इनके पास पावर थी नहीं। इसी के चलते चलते जैसा आप देख पा रहे हो कि अभी तक ल्यूई जो है वो कोई भी टफ डिसीजन नहीं ले रहा है, मगर उसको ये चीज समझ में तो आ रही थी कि मेरी पावर जो है वो धीरे धीरे कर्टेल कर दी जा रही है, मेरे को वोल्टो पावर भी नहीं दे रहे हैं लोग, और मतलब मेरे को एज बच्चा ट्रीट कर रहे हैं, समझ नहीं रहे मैं कौन हूं। तो ठीक है, अब ल्यूई क्या करता है, वो चलाता है अपना दिमाग। वो बोलता है कि ठीक है, मैं ऑस्ट्रिया और प्रूशिया, अब समझ में आया ऑस्ट्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है।
ऑस्ट्रिया से ये भाई साहब सीक्रेट नेगोशिएशन करना शुरू कर देते हैं। अब ये सीक्रेट नेगोशिएशन जब करते हैं, इसी के साथ साथ जो आसपास के और मोनार्क रहते हैं उनको डर भी तो रहता है कि जो आज लुई के साथ हो रहा है, इसकी इंस्पिरेशन लेके कहीं हमारे लोग किसी दिन हम पे अटैक नहीं कर दे। तो क्या होता है कि जो आसपास की मोनार्की रहती हैं, जो मोनार्क्स रहते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, चिंता मत करो। इनफैक्ट ऑस्ट्रिया प्रूशिया में तो ऐसे ऐलान कर दिए जाते हैं ओपनली, जिसको डिक्लेरेशन ऑफ प्लिंथिस बोलते हैं, कि हम आपकी मदद करेंगे, मतलब फ्रांस में मोनार्क वापस स्टैब्लिश करने की, जैसा पहले चल रहा था वैसा करने की कोशिश करेंगे या मदद करेंगे। अब क्या होता है कि यही चीज फ्रांस के लोगों को पता चल जाती है। अब अगर फ्रांस के लोगों को यह चीज पता चली तो उन्होंने क्या सोचा होगा सबसे पहले, कि पक्का राजा ने धोखाधड़ी करी है। राजा खुद ही नहीं चाहता है कि अपनी पावर को कर्टेल करे, और वो चाहता है कि थर्ड एस्टेट, मतलब जो हम गरीब लोग हैं, वो हमेशा वैसे ही रहे। तो लोगों का गुस्सा और फूट जाता है। और हम फोर्ट ऑफ बेस्टिले तो देख ही चुके कि कितना बड़ा गुस्सा था, ठीक है, भरे पड़े थे लोग, यहां पे और गुस्सा हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फाइनली नेशनल असेंबली जो रहती है, बोले तुम तो वॉर जब करोगे करोगे, हम पहले डिक्लेयर कर रहे हैं। नेशनल असेंबली ऑस्ट्रिया और प्रूशिया पे वॉर डिक्लेयर कर देती है। अब क्या होता है, 1992 में नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया। इसी के साथ साथ अब क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली खुद को कर देती है डिसॉल्व, कि आज से कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों बनाई थी, वापस बताता हूं, वो इसलिए बनाई थी ताकि वो इस मोनार्क पे चेक रख सके। मोनार्क को हटाया नहीं गया अभी तक, अब हटा रहे। लेजिस्लेटिव असेंबली को करा सस्पेंड कि आज से कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, और रिपब्लिक बन गया आज से फ्रांस, ऐसा बोल दिया। अब क्या हुआ, लुई भागा। लुई कहां भागा, लुई भागा तो ऑस्ट्रिया, ठीक है, लुई भागा, और नहीं, अभी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास भागेगा। लुई भागा लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कि मुझे बचा लो, ठीक है। तो क्या होता है कि वो बोलते हैं नहीं, अब आप पे चलेगा ट्रायल। समझो, लुई भागा क्योंकि यहां पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसने सस्पेंड कर दिया, और लुई भागा लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कि मुझे बचा लो, नहीं तो लोग मार डालेंगे। उन्होंने बोला नहीं, अब आप पे चलेगा ट्रायल। ट्रायल चलता है लुई 16 पे, और फाइनली इसको कन्विक्ट करा जाता है और गुलेटिन कर दिया जाता है। अब आपका सवाल होगा गुलेटिन क्या होता है। बेसिकली एक डॉक्टर ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जिसमें ब्लेड के थ्रू एक व्यक्ति को तुरंत खत्म करा जा सकता था। तो इस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली अपने आप को सस्पेंड करती है और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित करती है। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे ही ये सारे सर्कमस्टेंसेस चलते हैं, ट्रायल चलता है, कन्विक्शन चलता है, आसपास की मोनार्क्स को पता चलता है कि इतने एक्सट्रीम जो है वो मेजर्स ले रहे लोग, तो क्या होता है कि आपस में कोएलिशन कर लेते हैं जो मोनार्क्स रहते हैं। क्या होता है, स्पेन, डच, ब्रिटेन, इन सबके जो मोनार्क रहते हैं वो साथ में आ जाते हैं कि नहीं, हमको ये रोकना पड़ेगा, गलत हो रहा है तो किसी दिन हमारे साथ हो जाएगा, हमारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। इसको बोलते हैं वॉर ऑफ फर्स्ट कोएलिशन। सबसे पहला कोएलिशन ये लोग बनाते हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रिया प्रूशिया, ये भी रहते ही हैं। इसी के साथ अब आता है तीसरा, यहां पे आता है नेशनल कन्वेंशन। क्या आता है, नेशनल कन्वेंशन कब आता है, 1795 में। इस नेशनल कन्वेंशन में क्या होता है दोस्तों, 21 प्लस जितने भी लोग हैं, भले ही वो टैक्स भरता हो, टैक्स न भरता हो, उसको वोट करने की जो पावर है वो दे दी जाती है, ठीक है। क्या बोला मैंने, टैक्स भरता हो चाहे ना भरता हो, वोट करने की पावर नेशनल कन्वेंशन के थ्रू यहां पे दे दी जाती है। अब इसी के साथ क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना, जो मैं आपको पॉलिटिकल ग्रुप की बात बता रहा था, जो मैं आपको जैकोबिन क्लब और रॉबस्पियरी की बात बता रहा था, इसमें ध्यान रखना, यहां पे जैकोबिन क्लब के रॉबस्पियरी जो है ये आके बैठ जाते हैं सत्ता पे, और यही गुलेटिन करवाते हैं किसका, लुई 16 का। इसी के साथ जब नेशनल कन्वेंशन में 21 प्लस को सबको वोट दे दिया जाता है, वो किसकी सोच होगी, इनकी। क्यों होगी, क्योंकि यही वो गरीब लोग थे और यही वो गरीब लोगों का आका या हेड था, तो सबसे गरीब हुआ का होगा। इसलिए इसने 21 प्लस वो बोला सबको वोट देने की आजादी है, ठीक है, भले आप टैक्स देते हो चाहे नहीं देते हो, गरीब हो, ठीक है। अब क्या हुआ, रॉबस्पियरी होना तो बहुत अच्छा नेता चाहिए था क्योंकि बहुत गरीब तबके से आया था। ये चलाता है जिसको बोलते हैं रीन ऑफ टेरर। रीन ऑफ टेरर इसलिए क्योंकि गुलेटिन वाला जो मैंने आपको मशीन दिखाई, मशीन बताई, वो इस चीज की देन है, इस व्यक्ति की देन है। ये करता है सबको लाइन से गुलेटिन। इसको जैसे ही लगता है कि कोई भी कंस्पिरेसी कर रहा है, सीधे गुलेटिन में भेज देता है, मार डालता है।
इसी कारण से लोग त्रस्त हो जाते हैं और फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि रॉबस्पियरी को ही गिलोटिन कर दिया जाता है। ठीक है, अब रॉबस्पियरी को गिलोटिन कर दिया तो फिर क्या हुआ, फिर आया डायरेक्टरी रूल। अब देखो फोर्थ फेज में चल रहे हैं हम, अब आएगा क्या, डायरेक्टरी रूल। अब जब मिडिल क्लास ने देखा कि हमने जब सबसे निचले तबके को पूरी पावर दे दी तो क्या हुआ, इन लोगों ने तो गिलोटिन करना चालू कर दिया, रोज दिन के 50-50 60-60 लोग मार रहे हैं। इन्होंने बोला नहीं ये तो गलत है। डायरेक्टरी रूल जब आया तो इन्होंने सारी पावर वापस अपने पास ले ली। एफ्लुएंट मिडिल क्लास जो था दे टुक कंट्रोल। अब इन्होंने बोला कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, नो प्रॉपर्टी नो राइट टू वोट। देखो फिर चेंज हो गया, यहां पे क्या था 21+ सबको 2 वोट। इसके बाद में इन्होंने क्या करा डायरेक्टरी रूल में, नो प्रॉपर्टी नो राइट टू वोट। ठीक है, साथ ही इन्होंने एक चीज और चेंज करी ताकि रॉबस्पियरी जैसे संघी लोग ना बैठ जाएं ऊपर। इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई 5 मेंबर की जो डिसीजन लेगी ताकि एक कोई भी अथॉरिटेरियन टोटलिटेरियन स्टेट बनाने की कोशिश ना करे। ठीक है, अच्छा डिसीजन था। अब इसी के साथ साथ जब ये डायरेक्टरी रूल चल रहा था तो इनका जो जनरल था, ठीक है, जनरल आर्मी जनरल कुछ भी समझ लो, जो इनका आर्मी पर्सनल था जिसका नाम था नेपोलियन। ध्यान देना, जब यहां पे नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर करी किसके अगेंस्ट, ऑस्ट्रिया प्रूशिया, साथ ही जब वॉर ऑफ फर्स्ट कोएलिशन, मतलब ये जब सब मोनार्क साथ में मिले तो इनसे लड़ाई चल रही थी ना, वो लड़ाई कौन कर रहा था, वो लड़ाई नेपोलियन कर रहा था, आर्मी जनरल। अब क्या हुआ, उस आर्मी जनरल का कद इतना बढ़ गया क्योंकि वो लाइन से सबको हराते हुए जा रहा था। ठीक है, सारे मोनार्क को उसने बहुत से कंट्रीज पे जैसे इटली ऑस्ट्रिया इन पे विजय, इन पे जीत हासिल कर ली, तो इसका कद बढ़ गया। इसका जैसे ही कद बढ़ा तो क्या हुआ, इसने फाइनली जो है वो पावर अपने हाथ में ले ली। और फ्यूचर में चलते चलते ऐसा हुआ कि ये गया तो था एक कोएलिशन बनाने, उस कोएलिशन का बना पहले हेड, कॉन्सुलेट बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज क्या बोलेंगे, कॉन्सुलेट। इसने बनाई है कॉन्सुलेट जो कि अब रूल करेगी। इस कॉन्सुलेट में 3 लोग रखे और उसमें भी फर्स्ट अमंग 3 बन गया। और फर्दर जाते जाते आगे बन गया नेपोलियन खुद एम्परर ऑफ फ्रांस। मतलब आपको समझ में आया कहानी शुरू कहां से हुई थी, एक एम्परर से, खत्म कहां हुई, नेपोलियन बोनापार्ट बन गया एक एम्परर। हालांकि वाटरलू में जो हारा वो सब देखेंगे फ्यूचर लेक्चर्स में। अभी क्या देखा, नेपोलियन वापिस बन गया एक एम्परर, मतलब वो लोगों को आया था बचाने और बन के बैठ गया खुद एम्परर। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, नेपोलियन बोनापार्ट जब एम्परर बनता है फ्रांस का, ये पूरी एक स्टोरी थी। अगेन रिवाइज करवा देता हूं आपको। इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा इंटेलेक्चुअल क्लास का क्या रोल रहता है। यहां पे हमने देखा कि किस टाइप की वहां पे सोशल प्रॉब्लम्स थी और पॉलिटिकल अरेंजमेंट था जो कि एक बहुत बड़ा कॉज बनता है। हमने देखा कि क्यों वहां पे टैक्स लगाने के लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है लुईस 16 के द्वारा, कैसे वहां पे थर्ड स्टेट जो है वो वोटिंग राइट्स की डिमांड करता है जिस पे डेडलॉक आ जाता है। फिर हमने देखा कि वो डेडलॉक आने की वजह से टेनिस कोर्ट में जाके लोग नेशनल असेंबली बना लेते हैं। फ्यूचर में नेशनल असेंबली जाके कन्वर्ट हो जाती है नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो कि फर्दर बनाती है 1791 में ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले ही इस नेशनल असेंबली ने कुछ डिक्लेरेशन दे दिए थे कि सबको किस किस तरीके की इक्वेलिटी और फ्रीडम दी जानी चाहिए। इसी के साथ साथ एक बहुत फेमस इवेंट होता है फोर्ट ऑफ बेस्टिली, जो अभी हमने देखा। इसी के साथ हमने देखा इस पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि किस तरीके से पॉलिटिकल ग्रुप्स जैसे गिरोंडिंग और जैकोबिन जैसे पॉलिटिकल ग्रुप्स इमर्ज होते हैं, जो कि सैलून्स में और अलग अलग जगह बैठ के डिस्कशंस करते हैं। ये डिस्कशन जब करते हैं फाइनली ये पावर में आते हैं। ये पावर में जब आते हैं तो 21+ को सबको वोट की पावर दे देते हैं और फाइनली ये गुलेटिन वाला एक कल्चर रेन ऑफ टेरर चला देते हैं। फिर हमने देखा कि जब डायरेक्टरी रूल आता है तो कैसे एफ्लुएंट मिडिल क्लास वापस इनसे पूरी पावर ले लेता है, नो प्रॉपर्टी नो राइट टू वोट लगा देता है, एग्जीक्यूटिव मेंबर 5 मेंबर की बॉडी बैठाता है ताकि कोई भी एक अथॉरिटेरियन रूल ना आ पाए। और फिर चलते चलते नेपोलियन जो कि आर्मी जनरल बहुत सारी विक्ट्रीज जीत चुका था, वो अपने आप को कॉन्सुलेट का हेड बना लेता है और फाइनली डिक्लेयर कर देता है खुद को एम्परर ऑफ फ्रांस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सी चीजें सीखी होंगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को मैंने बहुत शॉर्ट और क्रिस्प वे में कवर करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। Also you can share with your friends so that you can have a fruitful discussion on this topic. In the end, keep shining. Have a good day. Thank you for hearing us.